नमस्कार दोस्तों। सुबह की जॉगिंग से लौटा एक पति और मिली पत्नी की लाश। क्या यह एक साधारण हत्या थी या छिपा था इसके पीछे एक ऐसा सच जो बेंगलुरु पुलिस के होश उड़ा देगा। एक प्यार भरी शादी से शुरू हुई कहानी जो 3 साल में बदल गई एक ऐसे अपराध में। इस रहस्यमय कहानी को जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को क्लिक करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। 13 साल पहले की बात है। बेंगलुरु में एक पति पत्नी रहते थे। दोनों पढ़े लिखे थे। पति सतीश कुमार इन्फोसिस में सॉफ्टवेयर इंजीनियर और मैनेजर था। पत्नी प्रियंका यूपी की थी और बेंगलुरु के एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में टीचर थी। उनकी शादी 2007 में हुई थी। 10 अगस्त 2010 को सुबह 7:03 बजे बेंगलुरु के हुलीमावु पुलिस स्टेशन में एक फोन आया। इंस्पेक्टर को बताया गया कि उस इलाके के एक फ्लैट में हत्या हुई है। ये पूरा पोश इलाका था जहां इस तरह के अपराध नहीं होते थे। तो हुलीमावु पुलिस स्टेशन के लिए यह बड़ी चौंकाने वाली खबर थी। पुलिस टीम तुरंत वहां पहुंचती है। फ्लैट के अंदर जाकर वे एक अजीब दृश्य देखते हैं। एक महिला कुर्सी पर बैठी है। उसके दोनों हाथ कुर्सी के हत्थों से बंधे हुए हैं। उसके गले पर तेज धार वाले हथियार के निशान हैं और वह कुर्सी पर ही बैठी हुई मर चुकी थी। पंचनामा होता है। पुलिस टीम पूछताछ करने के बाद सबसे पहले उस मृत शरीर को अस्पताल भेजती है। पुलिस सबसे पहले सतीश से ही पूछताछ करती है। उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी और वह रो रो कर बयान दे रहा था। 3 साल पहले ही शादी हुई थी। उसने पुलिस को जो बयान दिया वो ये था। वह हर रोज सुबह 5:30 बजे उठकर जॉगिंग के लिए जाया करता था। प्रियंका को सुबह सुबह उठना इतना पसंद नहीं था। उसका स्कूल सुबह जल्दी शुरू होता था और सतीश को करीब 10 बजे दफ्तर पहुंचना होता था। प्रियंका 7:30 बजे निकलती थी। उसके पास समय नहीं था, इसलिए सतीश हमेशा अकेले ही जॉगिंग पर जाया करता था। उसने पुलिस को बताया कि 10 अगस्त की सुबह वह जॉगिंग पर था। थोड़ी देर में ही उसकी पत्नी का उसके मोबाइल पर कॉल आया। उसने कहा कि कुछ कबाड़ी वाले आए हुए हैं, 2 लोग हैं और वे घर का कबाड़ खरीदने की बात कर रहे हैं। मैंने मना कर दिया है लेकिन वे जा नहीं रहे। कह रहे हैं कि मैडम दे दीजिए कुछ भी, सुबह सुबह का वक्त है। सतीश ने कहा, ठीक है, तुम दरवाज़ा मत खोलना और मैं आता हूँ। उसने ये कहकर पत्नी का फ़ोन काट दिया। 45 मिनट बाद वह घर पहुँचा। जब घर पहुँचा तो उसने देखा कि फ्लैट का दरवाज़ा बाहर से बंद है। उसने घंटी बजाई लेकिन कोई नहीं खोल रहा था। उसने आवाज़ दी, पत्नी को फ़ोन किया पर वो फ़ोन नहीं उठा रही थी। इस घर की 2 चाबियां थीं। सतीश एक चाबी हमेशा अपने दफ्तर में अपने ड्रॉवर में रखता था। जब काफी देर हो गई और किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो सतीश दफ्तर गया। दफ्तर पास ही था, इसी कारण उसने यहाँ फ्लैट लिया था। वह दफ्तर जाकर अपने केबिन से घर की चाबी लेकर वापस आया और दरवाजा खोला। जब दरवाजा खोला तो उसकी रूह कांप गई। सामने कुर्सी पर उसकी पत्नी की लाश पड़ी थी। दोनों हाथ कुर्सी से बंधे हुए थे और गला कटा हुआ था। उसके बाद उसने तुरंत पुलिस को फोन किया। पुलिस ने जांच शुरू की लेकिन कुछ दिन बीत गए और कोई सुराग नहीं मिला। किसी पड़ोसी ने भी कुछ नहीं देखा था। आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं था। बेंगलुरु पुलिस, खासकर हुलीमावु पुलिस, परेशान और बेसुराग थी। चूंकि मृतका एक स्कूल की शिक्षिका थी और एक प्रतिष्ठित कंपनी इन्फोसिस में काम करने वाले व्यक्ति की पत्नी थी, इसलिए पुलिस पर दबाव भी था। सतीश के दोस्त हमदर्दी जता रहे थे। लोगों को कानून व्यवस्था पर गुस्सा भी था। तीसरे दिन से सतीश ने पुलिस स्टेशन के बाहर धरना देना शुरू कर दिया। उसने कहा कि 3 दिन हो गए और पुलिस न तो कातिल को पकड़ पाई है और न ही कत्ल का कारण पता कर पाई है। मीडिया में भी खबर छपने लगी। बेंगलुरु पुलिस की आलोचना होने लगी। अगले 3 दिनों तक सतीश वहीं बैठा रहा। पुलिस ने उसे बहुत समझाया कि वे जांच कर रहे हैं, लेकिन सतीश नहीं माना। चौथे दिन पुलिस ने सतीश को थाने के अंदर ले जाकर कहा कि अब उसे धरना देने की जरूरत नहीं है। पुलिस ने बताया कि वे पहले से ही सतीश पर शक कर रहे थे। उन्होंने कहा, तुम 3 दिन से धरना दे रहे थे और हम यही चाहते थे। इस बीच हमने तुम्हारी जांच की। हमें शुरू से ही तुम पर शक था, बस कुछ कड़ियाँ जोड़नी थी। सतीश ने पहले इनकार किया। उसने कहा, मैं अपनी पत्नी को क्यों मारूंगा, और अगर मैंने मारा होता तो धरना क्यों देता। लेकिन
जब पुलिस ने सारे सबूत दिखाए तो सतीश टूट गया और सच्चाई बता दी। पुलिस ने बहुत बारीकी से इस मामले की जांच की थी। छोटी छोटी बातों पर ध्यान देकर उन्होंने यह केस सुलझा लिया। 10 अगस्त की सुबह 7:30 बजे जब पुलिस के पास फोन आया था कि एक फ्लैट में एक लेडी का कत्ल हो गया और पुलिस पहुंची तो उस फ्लैट में 2 ही लोग थे, एक प्रियंका और दूसरा सतीश, उसका हस्बैंड। पहला बयान सतीश ने यही दिया कि सुबह वो जॉगिंग पे था। उसकी बीवी ने फोन किया और कहा कि 2 पेपर वाले आए हैं रद्दी खरीदने और उसने कहा कि तुम उनको रुको, मैं घर आता हूं, दरवाजा मत खोलना। अब इस बयान में ऐसा क्या था जिससे पुलिस को शक हो? लेकिन इस बयान में शक करने की बहुत सारी चीज थी। पहली, जब पुलिस ने कॉल डिटेल निकाला तो देखा कि सतीश झूठ नहीं बोल रहा। उसने कहा कि तुम दरवाजा मत खोलना, मैं आ रहा हूं। वो जॉगिंग करता था, वह घर के बिल्कुल पास में, वह से 3 से 4 मिनट घर की दूरी थी, लेकिन वो पहुंचता है 45 मिनट के बाद। अब सवाल यह था और शक की गुंजाइश यहीं से पहली पड़ा। एक शख्स अपनी बीवी को कह रहा है कि दरवाजा मत खोलो, मैं आ रहा हूं, और आने में वो 45 मिनट देता है। पुलिस को लगा 45 मिनट बाद क्यों आया? क्या 45 मिनट तक वो रद्दी वाला दरवाजे के बाहर खड़ा रहेगा? ये पहला बयान उसके खिलाफ किया। दूसरा बयान उसने कहता कि जब वह घर पहुंचा तो दरवाजा बाहर से बंद था। उसने काफी घंटी बजाई, अंदर से खुला नहीं, बीवी को फोन किया। उसके फोन पर बहुत सारे मिस कॉल भी थे कि उसके पास हमेशा एक दूसरी चाबी हुआ करती थी, उसको अपने ऑफिस के केबिन में रखा करता था। तो वह फिर भागकर पास में ही अपने ऑफिस के केबिन में गया। वहां उसके ड्रावर में चाबी रखी थी और वह चाबी लेकर आ गया। ये सुबह 10 अगस्त की अपने दफ्तर गया। यहां पर भी एक था जहां पुलिस ने दिमाग लगाया। एक शख्स जो सुबह सुबह जॉगिंग करने के लिए निकलता है, अमूमन या तो फोन अपने पास रखता है या पर्स। कई लोग राखते हैं। सतीश अपने ऑफिस का आईडी कार्ड लेकर जॉगिंग करने नहीं जाएगा, इसलिए कि जो केबिन है और जहां उसने एक और चाबी रखी थी, वह चाबी उसके दफ्तर में थी। ऑफिस में प्रवेश के लिए आईडी कार्ड होना जरूरी होता है। हमारे दफ्तरों में यह होता है कि आपका इलेक्ट्रॉनिक कार्ड होता है या पंच करते हैं तभी दरवाजा खुलता है। ये सारी चीजें आजकल हर दफ्तर में होती हैं। पुलिस को यह शक हुआ। उसके बाद ऑफिस में पूछताछ से पता चला कि वह वहां आया तो था, लेकिन बिल्डिंग में घूम कर निकल गया, अपने केबिन तक नहीं गया। यह दूसरा शक था जो उसके खिलाफ गया। इसके बाद पुलिस ने फिर और उसकी जांच शुरू की तो पता चला कि सुबह उसकी पत्नी ने कॉल किया था, जिसका उसने बयान में जिक्र किया था। लेकिन जब पुलिस ने उस कॉल का विवरण निकाला तो देखा कि जहां से कॉल किया गया और जहां से रिसीव हुआ, दोनों का लोकेशन एक ही जगह दिखा रहा था। इसका मतलब यही हो सकता है कि उसने अपनी पत्नी का कत्ल किया, उसकी पत्नी का फोन उठाया, खुद को एक कॉल किया और खुद ही कॉल को 30-40 सेकंड तक रिसीविंग मोड में रखा, फिर कॉल बंद कर दिया और उसके बाद निकल गया। पुलिस ने उससे पूछा, उसने कहा यही किया था। तब कातिल पुलिस की गिरफ्त में था। सिर्फ एक चीज जाननी थी, जिस व्यक्ति की शादी को सिर्फ 3 साल हुए हैं, शादी भी उसने अपनी मर्जी से की, लेकिन फिर उसने अपनी पत्नी का कत्ल क्यों किया? और कत्ल किया तो यह तरीका उसने कैसे चुना कि अपनी पत्नी को कुर्सी पर बैठाकर कत्ल करने का? और सवाल यह भी है कि उसने हाथ जिंदा रहते हुए बांधे थे या कत्ल करने के बाद? सतीश ने अपनी तरफ से कहानी बताई। सतीश बेंगलुरु का रहने वाला था, वहीं पैदा हुआ, वहीं पला बढ़ा। सतीश के माता पिता को एक लड़की की तलाश थी। इत्तेफाक से प्रियंका बेंगलुरु पहुंची। वह यूपी की रहने वाली थी और वहां के डीपीएस स्कूल में उसे एक शिक्षिका की नौकरी मिल गई। वहां नौकरी करने लगी। दिखने में अच्छी, ठीक ठाक नौकरी, पढ़ी लिखी। सतीश के घर वालों को लड़की बहुत पसंद आ गई। उन्होंने सतीश को दिखाया, सतीश को भी वो अच्छी लगी, तो दोनों परिवारों की सहमति से 2007 में शादी हो गई। अब शादी के बाद एक नई कहानी शुरू होती है। प्रियंका सतीश के घर वालों को पसंद नहीं करती थी। सतीश अपने गले में एक लॉकेट पहनता था जिसमें उसके माता पिता की तस्वीरें थीं। जब प्रियंका ने वो लॉकेट देखा तो उसने कहा कि सतीश उसमें से अपने माता पिता की तस्वीरें हटाकर सिर्फ उसकी तस्वीर लगाए। फिर प्रियंका ने कहा कि वे सतीश के माता पिता के साथ नहीं रहेंगे, अलग रहेंगे। सतीश जाना नहीं चाहता था, लेकिन उसके माता पिता ने कहा कि ठीक है, चले जाओ। अब जब सतीश अपने माता पिता से मिलने जाता तो प्रियंका को वह भी पसंद नहीं आता और झगड़ा होता।
इस दौरान प्रियंका अपने माता पिता से लगातार बात करती थी। जुलाई 2010 में सतीश ने एक जमीन खरीदी। अगस्त के पहले हफ्ते में भूमि पूजन होना था। प्रियंका के माता पिता यूपी से आए। तभी सतीश के माता पिता भी पहुंच गए। प्रियंका ने उन्हें देखकर वापस लौटा दिया, कहा कि यह उनकी जमीन है और उन्हें इसमें कोई हक नहीं है। ये बात सतीश को पता चली। उसी दिन सतीश ने तय किया कि वो प्रियंका से बदला लेगा और उसे मारेगा। उसने इसकी योजना बनाई। भूमि पूजन के कुछ दिन बाद सतीश एक बड़ी पेंटिंग लेकर आया। उसने प्रियंका को सरप्राइज देने के लिए कुर्सी पर बैठने और आंखें बंद करने को कहा। सरप्राइज में प्रियंका की ही एक बड़ी पेंटिंग थी। प्रियंका बहुत खुश हुई और उसने यह बात अपने माता पिता को भी बताई। सतीश ने कहा कि अगले हफ्ते वो एक और बड़ा सरप्राइज देगा। फिर उसने तय किया कि 10 अगस्त की सुबह वो प्रियंका को मारेगा। उस दिन सुबह 5:30 बजे जॉगिंग जाने की बजाय सतीश ने प्रियंका को उठाया और कहा कि उसके लिए सरप्राइज गिफ्ट है। उसने प्रियंका को फिर से कुर्सी पर बिठाया, उसकी तस्वीर के ठीक सामने। प्रियंका ने सोचा कि शायद हीरे का हार होगा। सतीश ने कहा कि उसे कुछ छूना नहीं है क्योंकि वो धोखा कर सकती है। सतीश ने कहा, मैं तुम्हारे हाथ कुर्सी के साथ बांध देता हूँ। उसने प्रियंका के हाथ रस्सी से बांध दिए। प्रियंका मुस्कुराकर मान गई। सतीश ने धीरे से एक रस्सी का फंदा प्रियंका के गले में डाला। प्रियंका को लगा कि यह हार है, लेकिन जब रस्सी कसने लगी तो वो कुछ नहीं कह पाई और दम तोड़ दिया। सतीश को यकीन नहीं हुआ कि प्रियंका मर गई है। उसने गांठ खोली और एक चाकू से उसका गला काट दिया ताकि वो पक्का हो जाए। फिर उसने प्रियंका के मोबाइल से अपने मोबाइल पर कॉल किया और कुछ देर बाद काट दिया। सारे निशान मिटाए, घर की चाबी अंदर रखी और बाहर से दरवाजा बंद करके जॉगिंग पर निकल गया। पुलिस को शक हुआ और जांच की। पता चला कि सतीश ने एक हफ्ते पहले अपने खाते में 2 लाख जमा कराए थे और कुछ गहने लॉकर में रखे थे। ये वही गहने थे जिनके चोरी होने की बात सतीश ने की थी। 28 जुलाई 2017 को कर्नाटक की सेशन कोर्ट ने सतीश को उम्र कैद की सजा दी। हाई कोर्ट ने भी इस फैसले को बरकरार रखा। जेल में सतीश ने कैदियों को पढ़ाना शुरू किया। उसके पढ़ाए कई कैदियों ने डिग्रियां हासिल की। इस अच्छे व्यवहार के आधार पर उसने फिर से हाई कोर्ट में अपील की। अदालत ने उसका जुर्माना माफ कर दिया, लेकिन कहा कि उसे जेल में ही रहना होगा। आज भी सतीश जेल में अपनी उम्र कैद की सजा काट रहा है। ये थी आज की कहानी। आपके समय के लिए धन्यवाद। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जीवन में कितनी अजीब और उलझी हुई कहानियां छिपी होती हैं। फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद।